भाई इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर हो जाएगा बायोलॉजी चैप्टर 1, और इसका जो है परिवहन होने वाला है। यानी बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम, उसका जो है परिवहन चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। तो परिवहन में जितने भी ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव वो देखेंगे, उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव देखने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर, लासिका किसे कहते हैं। इसमें जितनी भी है जीव शरीर के बारे में बात किया जाता है बायोलॉजी में, पेड़ पौधों के लिए। तो जो सड़क पे परिवहन चलता है वो परिवहन मत समझिएगा। परिवहन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह कोई भी सामान को पहुंचाना परिवहन कहलाता है। कोई भी सामान को जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। वही वो जो हो गया सड़क से मान लीजिए आपके घर से स्कूल पहुंचा दिया, स्कूल से घर पहुंचा देंगे तो इसको परिवहन कहेंगे। इसमें जीव के बारे में, जीव शरीर के अंदर में रक्त का, भोजन का, पानी का, ये सब का परिवहन करता है, इसे हम लोग परिवहन कहते हैं। तो पहला जाता है कि लासिका क्या होता है। तो देखिए लासिका एक रंगहीन द्रव है। लासिका क्या है? एक रंगहीन द्रव है। यानी रंगहीन का मतलब समझते हैं, इसका कोई रंग ना हो, जैसे दिख रहा होगा, जिसमें WBC। अब WBC क्या होता है? WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, हिंदी में कहते हैं श्वेत रंग कोशिका। एवं प्लेटलेट्स के कण पाए जाते हैं, परंतु RBC के कण नहीं पाए जाते। अर्थात WBC सहित रक्त प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लासिका या लिम्फ कहा जाता है। यानी लासिका एक ऐसा है जिसमें WBC व्हाइट रंग कोशिका जो है पाए जाते हैं, RBC जो है नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब RBC कैसा होता है, RBC का क्या काम है, WBC का फुल फॉर्म क्या है, सब हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी यही जानिए कि लासिका जो है एक रंगहीन है और जिसमें WBC उपस्थित होते हैं, RBC जो है उपस्थित नहीं होते। एग्जाम में पूछेगा आपसे 2 नंबर की। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ कि लासिका का कार्य बताइए। वो लासिका देखें आप, अब इसका कार्य क्या है देखिए। लासिका ऑक्सीजन में पचे हुए भोजन पदार्थ हार्मोन का ऊतक, हार्मोन के ऊतक की कोशिकाओं में पहुंचता है और तथा ऊतक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जी पदार्थ को ग्रहण करता है। क्या करता है ऊतक? लासिका। तो लासिका जो ऑक्सीजन में पहुंचे हुए भोज्य पदार्थ को, ऑक्सीजन में जो भोज्य पदार्थ पहुंचता है और हार्मोन के ऊतक की कोशिकाओं में पहुंचता है तथा ऊतक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊतक कोशिका होता है उससे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जी पदार्थ को ग्रहण करता है। यही जो है लासिका का काम है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप से आप क्या समझते हैं? रक्तचाप जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। रक्तचाप जिसे बीपी बढ़ जाता है, बीपी घट जाता है, आप लोग बीपी चेक कराते होंगे इसी मशीन से, आप लोग को पता है। तो उसी को हम लोग रक्तचाप कहते हैं, यानी बीपी ब्लड प्रेशर। आइए, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त वाहक का दबाव ही रक्तचाप कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि महाधमनी और इसकी मुख्य शाखाओं में जो है रक्त के प्रवाह, यानी रक्त के चलने की गति, जैसे स्पीड, रक्त की स्पीड, जैसे गाड़ी की स्पीड होती है ना, 50, 60, 40, 20, 10, 200, 500 जो भी रहे, उसी तरह रक्त के स्पीड को ही हम लोग क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। समान अवस्था में एक समान व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है। यानी कोई व्यक्ति समान है, उसका रक्तचाप जो है समान है, नॉर्मल है, तो उसका रक्तचाप जो है 120/80 रहेगा।
न इससे ज्यादा और न इससे कम, ठीक है। या फिर कभी कभी रक्तचाप जो है घट जाता है और कभी कभी बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछेगा, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के है, तो हम लोग इतना लिख देंगे, इतना काफी है। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन जब 120 से ऊपर चल जाता है ना, तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन करते हैं। यानी रक्त की जो चाल है, कहा जाए कि रक्त की जो गति है वो तेज हो जाना, हाइपरटेंशन का। देखिए, सामान्य से उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन का लगा। यानी समान क्या था, 120 से 180 बाई से 120/80 से अगर उच्च रक्तचाप हो जाए तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन किसी रोग, मानसिक चिंता, उत्कृष्टता का मतलब होता है खुशी आदि के कारण हो सकता है। इसमें होता क्या है कि देखिए, जब कोई रोग के बारे में पता चलेगा, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर जो है हाई है, यानी 80 से ऊपर और 120 से ज्यादा है, तो उस समय क्या हो जाएगा, आपको बेहोश होने लगेंगे। या कोई चीज की खुशी होगी उस समय भी, या बजा दिया जाए, साउंड ज्यादा कर दिया जाए आपके भी, तो उस समय भी आप क्या हो जाएंगे, आपको जो है बेहोश होने का जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं। तो ये भी 2 नंबर की पूछता है। आगे है कि जीवों में पदार्थ का परिवहन की परिभाषा लिखिए। जीवों में पदार्थ के परिवहन का परिभाषा लिखिए। मतलब वही हुआ कि परिवहन, जीव में परिवहन क्या होता है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, समस्त उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर ले जाना, उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर से बाहर निकल जाए, पदार्थ का परिवहन कहलाता है। यानी आंसर कह रहा है कि जीव शरीर में जो आवश्यक पदार्थ है उसे कोशिकाओं को, शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, और जो हानिकारक पदार्थ है, वेस्ट पदार्थ है, उसको कोशिकाओं के सभी जगह से लाकर वहां तक पहुंचाना जहां से वो क्या हो जाए, बाहर निकल सके हमारे शरीर से। उससे हम लोग परिवहन कहते हैं। नॉर्मल बात है। चलिए, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? मूल रोम की कोशिकाओं में जो है जल जो है कैसे पहुंचता? आइए, पौधों मुद्रा से जल का अवशोषण मुक्ता अपने मूल रोम के द्वारा करता है। पौधों मुद्रा से जल का अवशोषण जो है अपने मूल रोम के द्वारा करता है। कोशिका में कोशिका रस का परासरण दाब भूमिगत जल के दाब से अधिक होने से विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। तो भी क्वेश्चन जो है आपसे 2 नंबर के ही पूछेगा। वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? वाष्प उत्सर्जन, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन है कि कोई भी चीज नहीं, ज्यादातर जल वाष्प के द्वारा हवा में उड़ जाना, उसे हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। जैसे पानी को आप गर्म कीजिएगा तो देखिएगा भाप बन के जो है ऊपर उड़ जाती है, जिसे हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। उसी के बारे में तो देखिए, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व रखता है। पहला क्या है कि पदार्थ का परिवहन करता है। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पदार्थ का परिवहन तो होता ही है। अब मान लीजिए हमारे शरीर से पसीना ही कहीं ऊपर उड़ जाना, तो कुछ ना कुछ तो परिवहन काम हो रहा है। शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, यानी हमारे शरीर में गर्मी को जो है मेंटेन करके रखता है वाष्प उत्सर्जन। क्योंकि ज्यादा अगर शरीर में गर्मी आ जाए तो पसीना के द्वारा बाहर निकलेगा और या वाष्प उत्सर्जन भाप बन के जो है ऊपर उड़ जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर का तापमान जो है मेंटेन रहेगा।
अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण, यानी खराब पदार्थों का भी क्या हो जाए, निष्कर्षण का मतलब निकाल देना। आइए, लाल रक्त कोशिका में ऑक्सीजन वाहन कैसे वाहक है, कैसे लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। देखिए, तो लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन जो है पाया जाता है। किसमें, लाल रक्त कोशिकाओं में। इसी को शॉर्टकट में कहते हैं आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाएं, जिसके एक अणु में ऑक्सीजन के 4 अणु को संयोजित करने की क्षमता होती है। यानी इसके एक अणु में जो है, इसके लाल रक्त कोशिकाएं की एक अणु में ऑक्सीजन के 4 अणु को रखने की क्षमता होती है। इसीलिए इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। मतलब ये लाल रक्त कोशिकाएं जो है एक जाएगा तो अपने अंदर क्या कर लेगा, 4 गो ऑक्सीजन की कोशिका को समाहित कर लेगा। इसीलिए इसे जो है ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ठीक है, ये भी 2 नंबर की क्वेश्चन है। श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं से किस प्रकार अलग है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है लाल रक्त कोशिकाएं से किस तरह अलग है। देखिए, इसमें कुछ लाल होगा और कुछ श्वेत होगा, तो दोनों एक दूसरे से किस तरह अलग है ये हम देखेंगे। तो चलिए आइए, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं से निम्नलिखित प्रकार से अलग है, लिखना जरूरी। पहला कि लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन जो है नहीं पाया जाता। श्वेत रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, जबकि लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या श्वेत रक्त कोशिकाओं से काफी अधिक होती है। यानी हमारे खून में, हमारे ब्लड में श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है वो कम होती है और लाल रक्त कोशिकाएं जो है ये क्या होती है, अधिक होती है। यानी खूनों में जो है लाल खूनों की संख्या ज्यादा होती है और श्वेत खूनों की संख्या जो है कम होती है। ये जो है अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे कि रक्त प्रतिकाणु का महत्व है। रक्त प्रतिकाणु का क्या महत्व है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ए डिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, यानी रक्त प्रतिकाणु को डिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है। यानी रक्त पत्रिकाओं है, रक्त को क्या करता है, थक्का यानी जमाने का काम करता है। जैसे आप देखिएगा कि आपका जो है हाथ उठ कटेगा तो कुछ देर खून बहने के बाद जो है, रक्त बहने के बाद जो है जम जाता है, यानी थक्का बन जाता है। तो ये काम करता है। जैसे ही कहीं कटता है ना, इसको सूचना मिलती है और सूचना मिलती है तो जल्दी जाके रास्ता को क्या करता है, खून को जो है, रक्त को जो है ब्लॉक करके और गाढ़ा बनाने का एक काम करता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए लासिका क्या है, इससे क्या कार्य का वर्णन करें। लासिका क्या है, लासिका तो बताएं, इसका कार्य का वर्णन करें तो वही है। लासिका में जो है एक रंगहीन द्रव आरबीसी पाए जाते हैं और इसका कार्य भी हम बता दिए, तो इसको क्या दोबारा इसका भी कार्य हम बता दिए हैं। आइए दूसरा जो है देखिए सब्जेक्ट द्वितीय प्रश्न, यहाँ से जो है द्वितीय जो है प्रश्न चालू, यहाँ तक 11 था लघु उत्तरीय, अब जो है ये द्वितीय हो गया है। ठीक है, आइए वाष्प उत्सर्जन एवं स्थानांतरण में क्या अंतर है। वाष्प उत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर बताना है। तो आइए पहले यहाँ वाष्प उत्सर्जन और यहाँ स्थानांतरण के लिख दिए। देखिए पौधों में वायवीय भाग में जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निकलना की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा है क्या एक शारीरिक क्रिया है जिसके द्वारा पौधों एक निश्चित मात्रा में जल का निष्कर्षण करता है।
यानी पहला कह रहा है कि वाष्प उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों क्या करता है, अपने शरीर से कोई भी चीज को या जल को ही वाष्प द्वारा यानी भाप बनाकर निकाल देता है। और दूसरा कहता है कि एक शारीरिक क्रिया है जो निश्चित मात्रा में पौधा जो है अपने शरीर से जल की मात्रा को निकाल देता है। स्थानांतरण क्या है, देखिए पौधों में जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थ का एक निश्चित ऊंचाई तक संचालन स्थानांतरण करता है, यानी निश्चित ऊंचाई तक ले जाना ही स्थानांतरण कर। स्थानांतरण का मतलब स्थान में बदलाव करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, परिवहन ही कहिए। यह फ्लोएम वाष्प उत्सर्जन द्वारा संभव है। फ्लोएम जो है वाष्प उत्सर्जन के द्वारा संभव है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के दो कार्यों लिखे, रक्त के दो कार्य लिखे। तो देखिए रक्त के दो कार्य निम्नलिखित है। पहला है कि यह भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों तक करता है। रक्त जो है भोज्य पदार्थ एवं ऑक्सीजन का परिवहन जो है पूरे शरीर में करता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण करने का कार्य करता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण करने का भी कार्य कौन करता है, तो यही करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन है, किन्हीं दो घटकों को का कार्य लिखे। यानी मानव में जो परिवहन तंत्र का घटक है उनको बताना है और किसी दो पर जो है विस्तार से बता देना है। तो परिवहन घटक निम्नलिखित है। पहला है हृदय, दूसरा रुधिर वाहिनी यानी धमनी, शिराएं, रुधिर कोशिकाएं, ऐसा रुधिर वाहिनी में आ जाता है। दूसरा है लासिका तंत्र। आइए परिवहन तंत्र के घटक का कार्य, अब उनके कार्य देख लेंगे। तो पहला क्या था, हृदय। तो देखिए हृदय जो है, हृदय एक केंद्रीय पंप है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। ये देख रहे हैं हृदय है। दूसरा है रक्त, यह पोषक पदार्थ जैसे कार्बन डाइहाइड्रेट, प्रोटीन, अपशिष्ट पदार्थ जैसे CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन, रक्त। दो पूछा है, दो के बारे में हमने बताया। आइए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो इसको देखते हैं। फेफड़े के वायु कोश में उपस्थित रक्त कोशिकाओं का हीमोग्लोबिन फेफड़े में आए ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। यानी फेफड़ा में वायु कोश में उपस्थित रक्त कोशिकाएं का हीमोग्लोबिन फेफड़े में आए ऑक्सीजन के साथ मिल जाना के बाद जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहता है। यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को मिल जाना ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, या जिस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा यही कह सकते हैं। आइए अब जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम में जो है निम्नलिखित अंतर है। पहला देखिए, इसकी कोशिकाएं मृत्यु होती है, इधर जाइलम है और इधर फ्लोएम है। इसकी कोशिकाएं मृत्यु होती है जबकि इसका कोशिकाएं जीवित होती है। यह जल एवं घुलित खनिज लवण का परिवहन करता है और यह जो है भोज्य या खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। इसमें परिवहन एक ही दिशा में होता है, जाइलम जो करता है एक ही दिशा में, जबकि फ्लोएम में परिवहन बी दिशा में, यानी जाता भी है और आता भी है। तो ये रहा जाइलम और फ्लोएम में अंतर। आइए 17 नंबर की पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप का मतलब होता है पौधों, और पौधों में जो है भोजन का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है। तो देखिए पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम संवहन ऊतक द्वारा होता है। इसमें चालनी नालिकाएं पाई जाती है जो पौधों के निश्चित भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। आइए 18 नंबर की पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। पादप मतलब याद रखिएगा पौधा। ये पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। इसमें वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं पाई जाती हैं
जो मूलतः जल और खनिज लवण के स्थानांतरण का उत्तरदायी, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। पौधों में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? अब गैस कौन ले जाता है? तो देखिए, पौधों में श्वसन गैस का आदान प्रदान उसके शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया के से होता है, यानी विसरण द्वारा होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पत्तियों के रंध्र, पुराने वृक्षों की कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों एवं उत्तर कोशिकाओं स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। 20 नंबर कोशिका की रक्त और लसिका में अंतर बताएं। तो देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसके मुख्य घटक प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं रक्त पतिकाणु है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, लासिका देख लेते हैं। तो लासिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें WBC एवं प्लेटलेट्स कण पाए जाते हैं, परंतु RBC के कण नहीं पाए जाते, अर्थात WBC सहित रक्त प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लासिका या लिम्फ कहा जाता है। ठीक है, अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के द्विगुण परिवहन क्या है? द्विगुण का मतलब होता है कि देखिए, जाना और आना, इसी को द्विगुण कहते हैं। आइए हम परिभाषा। मानव हृदय शरीर के संपूर्ण भागों से अशुद्ध रक्त का ग्रहण कर शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजता है तथा फेफड़े से द्वारा शुद्ध रक्त किए गए रक्त को ग्रहण कर शरीर के संपूर्ण भागों में पंप कर देता है। इस प्रकार द्वारा रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों में एक बार संचरित होने के लिए हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी को रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं। मतलब देखिए, शुद्ध रक्त को जो है शरीर के पूरे भाग में भेजा जाता है और अशुद्ध रक्त को पूरे भाग से हृदय तक लाया जाता है। इसी प्रक्रिया को रक्त के द्विगुण परिवहन कहते हैं। अब धमनी और शिराएं में अंतर बताएं। तो देखिए, इधर धमनी है, इधर शिराएं। इसमें शुद्ध रक्त का वाहक होता है, इसमें अशुद्ध रक्त का वाहक होता है। धमनी जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है और शिराएं जो है अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है। इसमें द्वारें मोटी, लचीली एवं कपटहीन होती है। इसमें दीवारें पतली, लचीले एवं कपटहीन होते हैं। इसमें मोटे होते हैं, इसमें पतले होते हैं। यह रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है और यह रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय तक पहुंचाता है। फुफ्फुस धमनी एवं अपवाद है जिसे अशुद्ध रक्त का वाहक होता है और इसमें फुफ्फुस शिराएं एक अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त का वहाव होता है। यही है। आइए चलिए, तो परिवहन चैप्टर में जितनी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो जो है हम देख लिए। नेक्स्ट पार्ट में जो है, यानी नेक्स्ट में जो है इसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव है वो करने का पूरी हम प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।